पढ़ना शुरू किया जाए। क्या क्या बोल रहे हैं? पढ़ लीजिए कमेंट। ऑनलाइन वालों कोई समस्या है तो बताइए। आप लोग के जीवन में तो रहेगा ही समस्या, वैसे नहीं है कोई? क्या समस्या है? कुछ नहीं। पढ़ रहे हैं, घर वाले पैसा दे रहे हैं। क्या क्या समस्या है? खाते पीते होंगे, 10 बजे सो जाते होंगे। 2 बजे के बाद? 12 बजे? अच्छा, 12-1 बजे सोने वाली बात नहीं है कि 12-1 बजे तक आप करते क्या है, ये जरूरी है। चलिए, एक छात्र बोल रहे हैं समस्या ये है कि याद नहीं होता है। ये तो आप लोग की जिम्मेदारी है ना याद करना। ठीक है सर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दरोगा लेवल से ऊपर है। साहब ऊपर नहीं होता है, साहब सही है। ठीक है, चलिए। क्या बोले? साहब सही है, हार्ड पढ़िए। एकदम सबसे आता है आसान। न्यूट्रॉन की खोज किसने करा? क्यों? आप तो भाषा कठिन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा भाई? आसान जानते हैं ना, आसान जानते हैं सब। अरे आसान सवाल जानते हैं, कठिन पढ़ लीजिए। तो हम क्या करें फिर? क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ है उपाय? नहीं है? क्या बोल रहे हैं? क्या दे दीजिए? और चिट्टे से किस प्रकार का है बताइए? चलिए कमेंट हटाइए, सब ठीक है। करंट अफेयर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर लिख के आ रहा है ना आप लोग का? पढ़ा हुआ रहता है ना? रहता है? नहीं है? नहीं है? हाँ, पढ़ा हुआ है ना सब? अरे 12-13 के बाद देखिएगा, 13-14-15 जो भी सवाल है, मैक्सिमम 12, मिनिमम 12, मैक्सिमम 15, 15 के बाद का सब सवाल आप लोग का पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग के मटेरियल से अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये तो जिम्मेदारी आप लोग की है। अभी एक छात्र लिख रहे थे कि सब क्वेश्चन कहाँ से है। अरे आप पढ़े होते तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती। क्यों? हाँ, पढ़े होते आपको ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्वेश्चन कहाँ से है। सब आप लोग के मटेरियल से पढ़ा हुआ है। किसी दिन अगर डाउट होगा तो लाके यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग का पेपर रिटन फॉर्मेट में होता है, पूरा पेपर लिख के जाता है ना। देखिए, पेपर आपका लिख के भेजा जाता है वहां पे जहाँ पे प्रिंट होने जाता है। आप लोग अपनी चीजों के साथ, काय के साथ मजाक कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी यहाँ से करेंगे। समझ रहे हैं? आप अपना, एक व्यक्ति करेगा तो अकेले का नुकसान होगा, यहाँ से टीचर करेगा तो सबका नुकसान होगा। समझ रहे हैं? तो आप मजाक कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी करेंगे। देखिए सारा कुछ करंट अफेयर, देखिए करंट है ना, देखिए लिख कर भेजते। ठीक है, सारा मटेरियल यहाँ से 75 क्वेश्चन का मॉडिफाई करके जाता है, इसलिए भाषा कठिन होती है। समझ रहे हैं ना? पढ़ने की भाषा आसान है, एग्जाम की भाषा कठिन होती है। आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ के तो सब जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। यार एग्जाम की भाषा अलग होती है, क्लासरूम की भाषा अलग होती है। आप लोग को हम एग्जाम वाला क्वेश्चन सेम देकर फील कराते हैं। समझ रहे हैं ना? अब नॉर्मली हम क्वेश्चन को खुद ही अवॉइड करते हैं। जैसे किसी चैप्टर का नॉर्मल क्वेश्चन होता ही नहीं है सेट में, ये आप लोग देख रहे होंगे, पहले दिन से आप मिला लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हम उसको डालेंगे ही नहीं कभी क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। डिस्कशन में हम खुद ही बोल देंगे एक दो बार। उस क्वेश्चन को हम एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों बनाए? 25 क्वेश्चन मुझे चैप्टर से ढूंढना है, तो 25 हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ढूंढेंगे ना, कि लो क्वेश्चन को लेके हम क्या करेंगे बताइए? लो क्वेश्चन रहता तो डिस्कशन 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता। समझ रहे हैं ना? डिस्कशन यार इतना तेज कराने के बाद 1.5 घंटा से ऊपर 2 घंटा चला जाता है। कारण यह है कि क्वेश्चन का अपना एक लेवल होता है। ठीक है, होमवर्क सीरीज का लेवल बना रहेगा। बाकी आप लोग कुछ भी कहना है कहिए, मुझे फर्क देख के नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। तो थोड़ा देख लेते हैं हम भी। देखने में तो ठीक लग रहा है। क्या है? सॉल्व करने में कठिन है। पेपर को आप जिसे पहली नजर देखते हैं, एग्जाम वाले पेपर को पहले पलट के देखते ही है ना, साहब बन जाएगा, बनाना शुरू करते हैं फिर। तो ऐसे तो मुझे भी लग रहा है कि सब आसान है और ठीक भी है। जैसे कुछ सवाल है, देखिए 24 नंबर का सवाल पढ़िए। 24 नंबर पढ़िए, है ना सवाल? पढ़ा हुआ है कि नहीं? है पढ़ा हुआ 24 नंबर? तब बताइए कहाँ कमी है भाई? 24 नंबर पढ़िए, 28 नंबर पढ़िए, 29 नंबर पढ़िए। देखिए पढ़ा हुआ नहीं है? लूनर है ना, लुपेक्स मिशन है, लूनर पोलर है, ये सब सब यार पढ़ा हुआ है। अरे लुपेक्स का मतलब नहीं समझते हैं? यल यू से लू हो गया, पी का मतलब पोलर हो गया, ठीक है, एक्स का मतलब एक्सप्लोरेशन हो गया, है ना लिखा हुआ लुपेक्स। बस उसी बात को हम थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में डाल देते हैं तो आप लोग को लगता है कि नहीं सब कठिन हो गया। ऐसा नहीं है। अरे यार आसान क्वेश्चन देते तो मेरे लिए भी तो आसान होता है, फट से बना के चले जाते। कठिन देते हैं तो हम खुद अपने लिए समस्या मोल लेते हैं और आप लोग कहते हो कि ये कभी तो एक तो इतना कठिन दे देते हैं कि बाद में रियलाइज होता है कि वो ये क्यों डाल दिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए। चलिए, मेरे वसूलों पे शक नहीं करना है किसी को। ठीक है, बहुत मेहनत होती है, आप लोग रियलाइज नहीं करोगे। मतलब एक लेवल की मेहनत हो रही है। ठीक है, लगातार बने रहिए। चीजों में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो जानते हैं खराब होती हैं चीजें।
सपोर्ट करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है, त्योहार पे क्लास है, ये बात हम लगातार आप लोग से बोलते जा रहे हैं। लगातार क्लास है, छठ के टाइम आप लोग की छुट्टी होगी, कम से कम 1000 लोग इस पटना में बने रहिएगा इस बैच में पढ़ने वाले। ठीक है, ताकि आप लोग की क्लास को हम संचालित करवा पाए सुलभ ढंग से। ठीक है, नहीं ऑनलाइन किसी भी तरह से कोई क्लास फ्री नहीं है, जो क्लास जैसे है वैसे है। ऑफलाइन क्लास आप लोग की दीपावली भर चलेगी, छठ के टाइम 2 से 3 दिन, 3 दिन अप्रॉक्स बंद करना चाहिए। क्यों, 3 दिन में हो जाएगा ना, मतलब वापसी। जैसे क्लास शाम का है, नहीं तो ऐसे 4 दिन सुबह रहता तो 4 दिन, लेकिन क्लास शाम के टाइम है। ठीक है ना, 3 दिन बंद रख के चौथे दिन हम लोग शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए दिया है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है 14 तारीख, जब हम बोल दिए तो रिस्क कौन लेगा बताइए। सिलेबस खत्म करना है ना पूरा, एकदम सिलेबस का एक एक हिस्सा पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। अरे जितना पहले समाप्त होगा उतना रिवीजन का टाइम मिलेगा अपने को, रिवीजन का टाइम मिलेगा आप लोग के लिए, कुछ नया उसी में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जैसे सिलेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग हो जाएगा। क्यों, ऐसा हो सकता है ना, तो प्रयास आप लोग ये करिए कि जल्दी समाप्त हो जाए ताकि कुछ नया जान पाए हम। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। देखिए हम अपनी चीजों के प्रति ईमानदार हैं, जो मेरे मन में बात होती है हम बोल देते हैं, आप लोग किस वे में उसको समझते हैं ये आप लोग समझें। दिया है प्रश्न, दिया है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह आईयूसीएन विश्व संरक्षण क्षेत्र आयोग द्वारा किया गया था, यानी इस पुरस्कार को प्रदान करने वाला कौन है, आईयूसीएन है। कौन है, आईयूसीएन द्वारा प्रदान किया गया था। अच्छा है, प्रदान किया गया किसके द्वारा, आईयूसीएन। प्रश्न करेगा रेंजर अवार्ड को प्रदान कौन करता है, आईयूसीएन। याद कैसे रखना है समझिए, अगर ऑप्शन में यूएनडीपी दिया, डीपी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि रेंजर का मतलब किससे होता है, जंगल से। किससे संबंध है, रेंजर शब्द का यूज ही हम जंगल के लिए करते हैं, जंगल के ऑफिसर को बोलते हैं ना रेंजर ऑफिसर। ठीक है, रेंजर शब्द का संबंध ही जंगल से होता है। रेंजर अवार्ड को देने वाला कौन हो जाएगा, आईयूसीएन। कौन है, आईयूसीएन। और आईयूसीएन की अगर हम बात करते हैं तो आईयूसीएन की स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है सन 1948। कब होती है, 1900 कब, 48। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहां पे, स्विट्जरलैंड में। कहां पर, स्विट्जरलैंड। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर, स्विट्जरलैंड। और भैया ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन क्या करता है, बुक जारी करता है। क्या जारी करेगा, बुक जारी करेगा, जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं, येलो डेटा बुक कहते हैं। मतलब कई सारी किताब होती है, इसमें किताब सबसे प्रचलित है कौन सा, रेड डाटा बुक। कौन सा, रेड डाटा बुक। जितने भी जानवर जो कि विलुप्त हो चुके हैं उनकी संख्या को कहां पर दिखाया गया है, रेड डाटा बुक में। देखिए प्रश्न डायरेक्टली पूछा है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो आईयूसीएन। कौन जारी करेगा, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, आईयूसीएन। कौन जारी करेगा, आईयूसीएन करेगा। पुरस्कार माउंट आबू में प्रदान किए गए, माउंट आबू धाबी में प्रदान किए गए थे। बात क्या है, सही में आबू धाबी के अंदर इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था, यानी कथन दोनों सही है, एक और दो सही। बनाइए, नोट करिए इसको, हो गया। पुरस्कार अबू धाबी के अंदर प्रदान किए गए थे और किसके द्वारा दिया गया, तो आईयूसीएन। किसके द्वारा दिया गया, रेंजर अवार्ड किसने प्रदान किया, कहां पर किया, रेड डेटा बुक कौन जारी करेगा, आईयूसीएन की स्थापना, हेडक्वार्टर। क्लियर है, चलिए आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है कि केंद्रीय मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 2025-26 की घोषणा किया है। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। उत्तर क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। तो जब आयुष मंत्रालय ने शुरू किया तो जाहिर सी बात है स्पार्क योजना का संबंध किससे होगा, स्वास्थ्य से। किससे होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य से। इसका संबंध किससे है, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, ग्रामीण स्वास्थ्य से, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, योजना। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पार्क। क्या नाम होगा, स्पार्क हो जाएगा। और स्पार्क कौन से नंबर का है, तो 4 नंबर की योजना है, यानी लंबे समय से चलाई जा रही, इसका अपडेटेड वर्जन है स्पार्क 4। शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा, आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव का नाम सुना है, ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव जो हुआ, योग महोत्सव, इसी योग महोत्सव का भी संचालन किसके द्वारा करा गया, योग महोत्सव का संचालन किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के बारे में हमने एक बात आपसे बताई है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब होती है, सन 2014, सन 2000। नया बना मंत्रालय और इस मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे श्रीपत नायर। कौन, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन, श्रीपत नायर। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन, श्रीपत नायर। श्रीपत नायर मंत्री थे पहले, और वर्तमान मंत्री पूछेगा सर्बानंद सोनेवाल। आयुष मंत्रालय के 2025 में मंत्री कौन, सर्बानंद सोनेवाल। बना लेंगे इतना। चलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है, और वाणिज्य और उद्योग का संबंध उद्योग से होगा। और गृह मंत्रालय की बात करते हैं, गृह प्लस सहकारिता। कौन सा, सहकारिता, गृह प्लस सहकारिता मंत्रालय। ये दोनों एक ही मंत्रालय का स्वरूप है, और इस दोनों मंत्रालय का संचालन कौन कर रहे हैं, अमित शाह। कौन कर रहे हैं, गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। और गृह मंत्रालय ने सीबीआई के साथ मिलकर एक पोर्टल का गठन किया जिसका नाम है भारत पोल। क्या नाम है, भारत पोल। पोर्टल को सीबीआई और कौन शुरू करता है, गृह मंत्रालय। सीबीआई और कौन, भारत पोल पोर्टल, सीबीआई और कौन, गृह मंत्रालय। भारत पोल, सीबीआई और गृह मंत्रालय। लिप्स 2025 के बारे में कथनों पर विचार करिए। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्या करा गया, लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय, ना ना गलत बात है, ध्यान रखिएगा। लिप्स के बारे में पूछा है, लिप्स के बारे में पूछा, ये एक प्रकार का पोर्टल है। क्या है, पोर्टल है। और इसको शुरू करा गया किसके द्वारा, इसको शुरू करा गया आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा शुरू करा गया, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट एक हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। यह लॉजिस्टिक प्रदर्शन से संबंधित है। बात अपने आप में क्या है, सही है।
जितनी भी नई चीजें, लॉजिस्टिक का मतलब नई चीजों है, और नई चीजों को दिखाने के लिए एक प्रकार का ये पहल है, लिप्स पहल, और इसको शुरू करने वाले कौन है? तो आरबीआई। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है? सही है। कथन सत्य कौन सा? केवल 2 सही है। याद करिएगा, क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के हम पेपर में दे देते हैं ताकि आप लोग को हम रिवीजन करा पाए और याद करा पाए। नोट कर लीजिएगा, आरबीआई की स्थापना कब होती? 1935। अधिनियम था 1934। प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहां पर? कोलकाता। 1935 से लेकर 37 तक हेडक्वार्टर कहां? कोलकाता। 37 के बाद कहां? मुंबई। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहां? मुंबई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितने? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? और अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? आरबीआई के अंदर गवर्नर की संख्या 1, गवर्नर की संख्या, और उप गवर्नर की संख्या 4, उप गवर्नर की संख्या। अभी हाल ही में एक व्यक्ति को उप गवर्नर चुना गया, कौन? कौन? शिशिर चंद्र मुर्मू। शिशिर चंद्र। आरबीआई के अंदर उप गवर्नर के तौर पे हाल ही में किसे चुना गया? शिशिर चंद्र मुर्मू। और आरबीआई के अंदर उप गवर्नर के तौर पे महिला कौन सी चुनी गई है? कौन? पूनम गुप्ता। क्या नाम है? आरबीआई के अंदर महिला उप गवर्नर कौन? पूनम गुप्ता। और प्रश्न करेगा, उप गवर्नर के रूप में भी हाल ही में किसको चुना गया? तो शिशिर, ध्यान रखिएगा, शिशिर चंद्र मुर्मू को चुना गया। आरबीआई से 2 सवाल और है। सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई से प्रश्न करेगा, आरबीआई ने मौद्रिक नीति को बताया। किसको बताया? मौद्रिक नीति। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर कितना बताया? 4.5%। कितना बताया? 4 आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर को बताया कितना? 4.5%। 4 दशमलव कितना? 5%। प्रश्न करेगा सीआरआर। क्या पूछेगा? सीआरआर। और क्या पूछेगा? आरआर। और क्या पूछेगा? ट्रिपल आर। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और आरआर का मतलब होता है रेपो रेट। ट्रिपल आर का मतलब रिवर्स रेपो रेट। और ध्यान रखिएगा, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है, एक होता है बीआर। क्या होता है? बीआर। क्या होता है? बीआर। एक होता है बीआर और एक होता है एआर। क्या होता है? एआर। एक होता है एआर। इन सभी को जारी कौन करता है? इन सभी को जारी कौन करेगा? आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई। कई बार ये सवाल आता है, मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? आरबीआई। और मौद्रिक नीति की दर कितना? 4.5%। मौद्रिक नीति की दर 4। सीआरआर को जारी कौन करता है? भारत में नगद आरक्षी अनुपात का लेखा जोखा कौन करेगा? कौन करेगा? सीआरआर, आरआर, ट्रिपल आर, ये सब जारी कौन करता है? आरबीआई। सब बना लेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे भैया, हमेशा बदलता है। आज बताएंगे, 10 दिन बाद फिर बताइए, एग्जाम के टाइम बताइएगा, बोल देंगे। 15 दिन में बदल जाता है, 15 दिन में बदलेगा, तो हर 15वें दिन मुझे फिर एक बार नया बताना होगा। एक बार याद हो जाएगा, फिर भूलने में दिक्कत होगी, समझ रहे हैं ना? देखिए, हम भी कुछ चीजों को सोचते हैं यहाँ से। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों याद है, अभी बोल देंगे, आप लोग याद कर लेंगे और लगातार रटेंगे, कंस्टेंट माइंड में घुसेगा, फिर 15 दिन बाद बदलेगा, फिर कौन झेलेगा उसको? दिया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किया है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सा? आईटी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें है उत्तर लगाने लायक 2 चीजें हैं, एक तो प्रौद्योगिकी भी है, उद्योग वाला भी है, कृषि भी है, यानी सब लग रहा है उत्तर होगा, लेकिन जो सबसे अलग है वही क्या है? उत्तर लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सा मंत्रालय? आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की घोषणा किसने करा? इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन? आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, और इस मंत्रालय को सहयोग किसने प्रदान किया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। लिखिएगा, सहयोग प्रदान किया गया, सहयोग, सहयोग प्रदान किया। इसमें सहयोग किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से इसमें सहयोग लिया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी आईयूसीएन रेड लिस्ट, अभी बता रहे थे, रेड लिस्ट को जारी कौन करेगा? आईयूसीएन। कौन जारी करेगा? आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में कथनों पर विचार करिए। वुडेड सील को असुरक्षित श्रेणी से लुप्तप्राय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी असुरक्षित से कहां स्थानांतरित किया गया? लुप्तप्राय। लुप्तप्राय का मतलब ऐसा जीव जो दिख रहा है लेकिन कुछ समय बाद खो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें शामिल कर दिया गया किसको? वुडेड सील को। किसको शामिल किया गया? वुडेड सील एक प्रकार का समुद्री जीव है। कैसा जीव है? समुद्री या जलीय बोल सकते हैं, एक प्रकार का समुद्री जीव है। इसको लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल किया गया। वर्तमान में कितनी विलुप्त होने वाली जातियां हैं? तो 48,600 कितना है? 46। 48,646 लगाइए, इस पे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है कि वर्तमान में आईयूसीएन के डेटा के अनुसार भारत में, भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे है कौन है? कितनी है? तो 48,646, और पूरे विश्व के पटल पे है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में 48,646 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने के खतरे के कगार पे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट दोनों अपने आप में क्या है? आगे प्रश्न दिया है कि नौसेना हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? सीधे तौर पे कहा गया
त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र, कौन सा? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र की अगर हम उद्घाटन की बात करते हैं, कहां से? विशाखापत्तनम से। कहां से? विशाखापत्तनम से। त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से करा गया? तो विशाखापत्तनम से करा गया, विशाखापत्तनम से। और भैया यहीं से ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा रुद्रम, प्रश्न करेगा आपसे रुद्रम, क्या पूछेगा? रुद्रम। ध्यान रखिएगा, रुद्रम एक प्रकार की क्या है? मिसाइल है। रुद्रम एक प्रकार की क्या है? मिसाइल है। रुद्रम एक प्रकार की मिसाइल है और इसका जो दूसरा चरण था, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। और कहां से किया गया? उड़ीसा से। कहां से? रुद्रम का दूसरा चरण कहां से लॉन्च किया गया? उड़ीसा। कहां से लॉन्च किया गया? उड़ीसा। भारत की, ध्यान रखिएगा, भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। भारत की सेकेंड एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? रुद्रम। भारत की दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। और लॉन्च कहां से करा गया? उड़ीसा। कहां से? उड़ीसा। और त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से किया गया? त्रिनेत्र नामक मिसाइल का उद्घाटन कहां से? त्रिनेत्र का उद्घाटन कहां से? विशाखापत्तनम। ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र कहां से? विशाखापत्तनम। और रुद्रम पूछेगा तो कहां से? उड़ीसा। कहां से? उड़ीसा। और रुद्रम सतह से हवा में कि हवा से सतह में? कहां पे मार करेगी? हवा से। कहां? हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। कहां मार करेगी? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और भैया एक बात यहीं से और याद रखिएगा, अगर विशाखापत्तनम पूछेगा, इसकी अवस्थिति कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा राष्ट्रीय योग सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? योग सम्मेलन। अगर राष्ट्रीय योग सम्मेलन की बात करेगा, योग सम्मेलन, राष्ट्रीय योग सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर करा गया या आयोजन कहां पर? विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन सन 2025 वाला कहां पर? विशाखापत्तनम। और आयोजन का उद्घाटन करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। बना लेंगे इतना, ध्यान रखिए। कोचीन के अंदर बंदरगाह और एयरपोर्ट। कोचीन का पोर्ट, पोर्ट का मतलब बंदरगाह और एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डा। क्यों भैया? सही है ना? ठीक है। कोचीन एयरपोर्ट की बात करते हैं, 100% सोलर संचालित, 100% सोलर संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन है। कौन सा? कोचीन। और प्रश्न करेगा अरब सागर की रानी कौन सा है? तो कोचीन बंदरगाह। अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगाह है? तो कोचीन बंदरगाह। अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगाह? कोचीन। और विजयपुरम की बात करते हैं तो ये भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा आपका विजयपुरम। बाकी चेन्नई के बारे में तो जानते हैं। चलिए आगे बढ़े यहां से। क्या? अच्छा एक सेकंड, श्री विजयपुरम है ना? ओहो, ना ना, खाली विजयपुरम देगा तो आंध्र प्रदेश, और श्री विजयपुरम देगा तो कौन सा होगा? हाँ, अंडमान निकोबार। क्या होगा? अंडमान और निकोबार। इसकी कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिएगा, कैपिटल कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का ही नाम बदल के क्या रखा गया? विजयपुरम। क्या रखा गया? हाँ ठीक है, श्री विजयपुरम रखा गया, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे अगर विजयपुरम पूछेगा तो कहां पे है? आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं के पहले आभासी संग्रहालय के संदर्भ में, ठीक है, चुराई गई वस्तुएं, जैसे कुछ चीजें चोरी हो जाती हैं, जैसे कोहिनूर हीरा भारत का था, चोरी हो गया, भारत में है? नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से हम लोग फोटो मंगवाए, वर्चुअल तौर पर उसको एक म्यूजियम में दिखाया गया, इसी को कहा गया चुराई वस्तुओं के आधार पर आभासी एक म्यूजियम की स्थापना। यही पूछा है ना? ठीक है, दिया एक आभासी संग्रहालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जैसे कोहिनूर हीरा भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, लेकिन ऐसा म्यूजियम बनेगा कि जो जो वस्तु भारत से बाहर चुराई गई है उन सभी वस्तुओं को भारत में क्या करा जाएगा? दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का म्यूजियम, और इसको शुरू करने वाला कौन हो जाएगा? यूनेस्को। और ये एक इस प्रकार का जो म्यूजियम होगा, ये किसके द्वारा वित्त पोषित होगा? विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित होगा। और इसमें संचालन में सहयोग कौन करेगा? इंटरपोल। कौन करेगा? इंटरपोल। इसके संचालन में सहयोग कौन करेगा? जो भी चीज विश्व स्तर पे चुराई गई है सबका डेटा किसके पास है? इंटरपोल, उसी के पास है ना भाई। इंटरनेशनल पुलिस के अंडर में ही सारा मामला है, तो वही तो बताएगा कि आपकी ये वस्तु यहाँ से चुराई गई है। उसको वर्चुअल तौर पे दिखाया जाएगा भारत के अंदर, ध्यान दीजिएगा। और लगभग विश्व के अंदर भी अन्यत्र देशों में दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वस्तु वास्तव में चुराई गई है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट एक और दोनों क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा, एक और दोनों से। चुराई गई वस्तुओं के आधार पर आभासी संग्रहालय, ये कौन बनाने की घोषणा कर रहा है? यूनेस्को। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अब इस सूची में भी वस्तुएं जुड़ेंगी धीरे धीरे, याद करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, मूर्त याद किए थे, अमूर्त याद किए थे। ठीक है, और एक श्रेणी आती है, उस श्रेणी आप लोग को पढ़ाई ही नहीं जाती है। ठीक है, एक श्रेणी और आती है जिसमें केवल नॉमिनेशन होता है बस, और वो नॉमिनेशन से उठाकर मूर्त या अमूर्त में डालते हैं। उस श्रेणी को आप लोग को नहीं पढ़ा जाता है, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है, इस श्रेणी को यूनेस्को के अंदर या किसी इमारत को नॉमिनेट करा गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिया है आभासी संग्रहालय के संदर्भ में सांस्कृतिक वस्तुएं जो चुराई गई हैं उसको कौन मंगाएगा? यूनेस्को। और इसमें वित्त पोषित कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। और संचालन में सहायता कौन करेगा? इंटरपोल। कौन करेगा? इंटरपोल। भैया अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को, अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, यूनेस्को, यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को, यूनेस्को से सन 2025 में, यूनेस्को से सन 2025 में बाहर हुआ। क्या हो गया? बाहर हुआ। अब नाम लीजिए कौन? 2025 में यूनेस्को से बाहर कौन हो गया? अमेरिका। 2025 में यूनेस्को से बाहर कौन हुआ? अमेरिका हो गया। और यूनेस्को ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी, कहा सॉरी डब्ल्यूएचओ से, कहां से? डब्ल्यूएचओ से भी बाहर है, डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया है। यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ इन दोनों से बाहर कौन हो गया है? अमेरिका। कौन बाहर हुआ? अमेरिका। ये लाइन ध्यान रखिएगा, आपके लिए बड़ी जरूरी है।
अमेरिका बाहर हो गया। यूनेस्को की बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 1945। स्थापना होती है 1945। मुख्यालय कहां पर? पेरिस में। कहां पर? पेरिस। यूनेस्को को लेकर 2025 में एक सम्मेलन का आयोजन करा गया। सम्मेलन, यूनेस्को पर आधारित सम्मेलन 2025 वाला कहां पर? पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत यूनेस्को में कब शामिल होता है? सन 1983। कब शामिल होता है भारत? कब शामिल होता है? 1983। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में यूनेस्को की दो तरह की धरोहर, एक तो मूर्त है और दूसरी कैसी है? अमूर्त है। एक मूर्त और दूसरी कैसी? अमूर्त। मूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? तो 44। कितनी है? और अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। 15वीं धरोहर कौन सी? गरबा। और 44वीं कौन सी हो जाएगी? मराठा का सैन्य परिदृश्य। क्लियर है ना? चलिए आगे प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जिसका नाम है इरसा, क्या नाम है? इरसा, IRSA मानक को जारी किया है? इसरो ने, CSIR ने, DRDO ने या प्रसार भारती ने? उत्तर क्या है? DRDO। ध्यान रखिएगा, रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जारी करने वाला कौन है? DRDO। रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन जारी किया? DRDO। निसार, निसार, निसार इसरो और निसार इसरो और आशा, इसरो और निसार को कौन जारी किया? इसरो और नासा ने। निसार, इसरो और आर्टेमिस पूछेगा तो केवल नासा। आर्टेमिस पूछा तो नासा। रुद्रम मिसाइल बनाने वाला कौन? DRDO। रुद्रम फर्स्ट और सेकंड दोनों कौन बनाया? DRDO। सक्षम मिसाइल को कौन बनाया? DRDO। सक्षम बनाने वाला DRDO। DRDO की स्थापना कब होती है? 1958। स्थापना कब होती है? 1958। DRDO का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। और DRDO के वर्तमान हेड कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, कौन है? DRDO के वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत। कौन है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? समीर कामत। और DRDO का प्रक्षेपण केंद्र पूछेगा तो चांदीपुर। कहां पे है? DRDO का प्रक्षेपण केंद्र कहां पर? चांदीपुर। चांदीपुर कहां पड़ता है? उड़ीसा। चांदीपुर कहां? उड़ीसा। चांदीपुर से लगा एक द्वीप है जिसका नाम है विलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? विलर द्वीप। विलर द्वीप का अन्य नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? APJ कलाम द्वीप। सारी बात मैंने DRDO से बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, इसरो की अगर बात करते हैं, स्थापना 15 अगस्त 1969। स्थापना 15 अगस्त 1900 कब? 15 अगस्त 1969 में स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी CSIR भारत में मिट्टियों के विभाजन को दिखाता है। CSIR, जिसको हम CSIR, हाँ ठीक है, ये मिट्टियों के विभाजन को दिखाएगा और प्रसार भारती टेलीविजन वगैरह का संचालन करती है। ठीक है, उत्तर लगा लीजिएगा C। प्रश्न करेगा, रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाने वाला कौन है? DRDO। रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कौन जारी किया? DRDO। कौन जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के संदर्भ में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक बार आ चुका है, आने का चांस हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल की शुरुआत कहां पर? गोवा में। कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल की शुरुआत कहां पर? गोवा। आयोजन कहां पर? गोवा। और यह विकलांग व्यक्तियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या करा गया? आयोजित किया गया। दोनों कथन अपने आप में क्या है? बनाइए। सिग्मो त्योहार कहां पर? गोवा। सिग्मो त्योहार कहां पर? सिग्मो त्योहार पूछेगा तो गोवा में। सिग्मो त्योहार पूछेगा तो गोवा। प्रश्न करेगा विधानसभा में, कहां पर? विधानसभा में। कहां पर? विधानसभा में। विधानसभा में आरक्षण की मांग कर रहा है कौन? गोवा। और आरक्षण संबंधी विधेयक कहां पेश किया गया? तो गोवा विधानसभा में। कहां पर? गोवा विधानसभा में आरक्षण संबंधी अभी हाल ही में एक विधेयक पेश किया गया, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न करेगा गोवा। गोवा से प्रश्न करेगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता में कौन से स्थान पे है? दूसरा। 100% साक्षरता में दूसरे स्थान पे कौन है? गोवा। 100% साक्षरता में दूसरे स्थान पे गोवा। और समान सिविल संहिता पहली बार लागू कहां हुई थी? गोवा। कहां पे लागू की गई? गोवा के अंदर। आगे बढ़े यहां से। चलिए आगे प्रश्न दिया है, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क, देखिए ये गलत है, ये गलत, नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? राजस्थान में। कहां पर किया गया? राजस्थान। नमो जैव विविधता पार्क, ध्यान रखिएगा, नमो पार्क, नमो पार्क कहां पे? राजस्थान। नमो पार्क कहां पे? नमो पार्क कहां पे? AI पार्क कहां? AI पार्क, AI पार्क कहां पर? AI आधारित पार्क कहां? छत्तीसगढ़। खिलौना पार्क कहां पे? खिलौना पार्क कहां? गांधीनगर। खिलौना पार्क कहां पर? खिलौना पार्क पूछेगा तो गांधीनगर, गुजरात। जनजातीय पार्क कहां पर? जनजातीय पार्क पूछेगा तो जनजातीय पार्क कहां पर? रांची। जनजातीय पार्क कहां? रांची। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करेगा, नमो पार्क कहां पे? राजस्थान। AI पार्क कहां? छत्तीसगढ़। खिलौना पार्क कहां? गांधीनगर। जनजातीय पार्क कहां? रांची। कहां पर? रांची। भैया हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर यूनिवर्सिटी, कौन सी? जयपुर। राजस्थान की जयपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा ये किसका आयोजन कर रही है? तो रिसेंटली सन 2025 के अंदर प्रश्न करेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कौन सा गेम? खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन कौन कर रहा है? राजस्थान। राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी? तो जयपुर। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में फरीदाबाद, क्या पढ़ाया था हमने? हरियाणा का कौन सा हिस्सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर एक मेला कौन सा? सुंदर सूरज कुंड मेला। कौन सा? सूरज कुंड मेला हरियाणा में कहा? हरियाणा में कहा? फरीदाबाद। सूरज कुंड मेला हरियाणा के कहा? फरीदा। और इसमें ध्यान रखिएगा, सपोर्टिव स्टेट कौन से हैं? दो राज्य, एक उड़ीसा और दूसरा MP। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड मेला में सपोर्टिव स्टेट कौन से हैं? दो, एक का नाम सूरज कुंड, एक का नाम उड़ीसा और दूसरे का नाम उड़ीसा और कौन सा?
उड़ीसा और एमपी, कौन सा उड़ीसा और हमने बताया था कि इसमें देश भी थीम देश है, क्या नाम है थीम देश? कौन? बांग्लादेश और रूस और बस 5 है। कितने हैं? कितने? 5 नाम याद करके आइएगा, बताइए लापरवाही नहीं है कि नहीं? हाँ, इसको याद करके आइएगा, ठीक है? हमने कल ही दिया था। देखो अभी सब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालोगे। दिया है क्वेश्चन कि हाल ही में लॉन्च किया गया यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस यूएमआई, जिसका नाम देते हैं, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस को लॉन्च करने वाला भी रिजर्व बैंक है। कौन लॉन्च किया? रिजर्व बैंक। पीछे भी लॉन्च किया था कौन? रिजर्व बैंक। और इसको भी शुरू करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक। दिया है कि एसेट टोकनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। जैसे करेगा क्या आरबीआई? आरबीआई क्या कर रहा है? अपने स्थानीय बैंकों के साथ एक समझौता कर रहा है कि जैसे आप कहीं पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप कर देते हैं, ऐसा है। टोकन काउंटर, कैश काउंटर पे भीड़ भी होती है, तो आरबीआई ने कहा कि आपको जो भी सामान लेना है तो आपको कैश ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सामान लेना है आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीजिए और वहां से उस सामान का आपको टोकन मिल जाएगा। वो टोकन आप किसी को भी प्रदान करके अपना सामान क्या कर सकते हैं? मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रणाली को विकसित कौन करने जा रहा है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा, एसेट टोकनाइजेशन के लिए, एसेट मतलब होता है वस्तु, और इसकी टोकनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और लॉन्च कौन करेगा? आरबीआई। कौन करेगा? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई। यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई। बना लेंगे, इतना लगा लीजिएगा। दोनों, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, केवल 2। आगे, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दर कितना बताया? 4 एसएलआर कौन जारी करता है? और सीआरआर कौन जारी करेगा? रेपो रेट कौन? आरबीआई। ध्यान रखिए, आरबीआई का 1935 से 37 तक मुख्यालय कहाँ? कोलकाता। कहां पर? भारत का पहला सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? बायोगैस संयंत्र की बात करेगा तो उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। बायोगैस संयंत्र कहां पर? महाराष्ट्र। एआई यूनिवर्सिटी कहां पर? महाराष्ट्र। एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहां पर? एआई पर आधारित यूनिवर्सिटी कहां पर? महाराष्ट्र में। एआई यूनिवर्सिटी कहां? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई। ध्यान रखिएगा, वेब समिट की अगर हम बात करते हैं, वेब्स, वेब्स का आयोजन कहां पर? मुंबई। वेब्स का आयोजन कहां पर? मुंबई। और इतना ज्यादा तगड़ा सवाल है कि वेब्स के बारे में अब तक 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में 6 बार, 6 टाइम पूछ चुका है। अभी रिसेंटली, अभी 2 महीने पहले की घटना है, और इस घटना को 6 बार एग्जाम ने पूछा। यानी वेब सम्मेलन का आयोजन कहां पर? मुंबई। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित ये कार्यक्रम है। और वेब सन 2025, इसकी समिट कहां पर? मुंबई। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे दिया है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या है? बंगलुरु। क्या है? कर्नाटक के अंदर बंगलुरु। दलहन पर सम्मेलन कहां? बंगलुरु। दलहनी सम्मेलन कहां पर? दलहनी सम्मेलन पूछेगा, दलहनी प्रदर्शन सम्मेलन। दलहनी प्रदर्शन सम्मेलन कहां पर? बंगलुरु। कहां पर? बंगलुरु। और ध्यान रखिएगा, कैंपेगुड़ा एयरपोर्ट कहां पर? कैंपेगुड़ा एयरपोर्ट भी कहां पर? बंगलुरु। कैंपेगुड़ा एयरपोर्ट कहां पर? बंगलुरु। और एयर इंडिया शो कहां पर? बंगलुरु। आगे प्रश्न दिया है कि सक्षम सीयूएस ग्रिड सिस्टम है, इसको हाल ही में बनाया गया। इससे पहले भी हमने सक्षम पढ़ा है क्या? इससे पहले भी हमने सक्षम पढ़ा है। ये एक प्रकार का सैनिटाइज ड्रोन है। क्या है? सैनिटाइज ड्रोन है, एक प्रकार का सैनिटाइज ड्रोन है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की सैनिटाइज ड्रोन है, कीटाणुओं वगैरह को मारने के काम में आता है सैनिटाइज ड्रोन। और इसका भी निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने। कौन किया? डीआरडीओ। अब ध्यान दीजिएगा, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से बनाया गया। बात क्या है? सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 9 परिभाषित सामरिक युद्ध क्षेत्र यानी टीबीएस में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बात क्या है? यानी ऐसे क्षेत्र जो कि युद्ध के सुगमता वाले क्षेत्र हैं, उन पे हवाई सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? सक्षम करेगा। कौन करेगा? सक्षम। ठीक है, सुगम क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? सक्षम करेगा। रिसेंटली इसको बनाया गया। उत्तर क्या होगा? 1 और 2। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? कौन सी? भारत की प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन? दूसरी कौन है? रुद्रम। सेकेंड। दूसरी कौन? रुद्रम। रुद्रम मिसाइल हवा से हवा की सतह से हवा? सतह से हवा। क्यों? हवा से कहां? हवा से कहां? सतह। ना सतह से हवा, ना सतह से हवा से सतह। हवा से क्या होगा? सतह। हवा से क्या होगा? सतह। रुद्रम मिसाइल हवा से कहां? सतह। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ध्यान दीजिए, इसके 2 चरण, पहला और कौन सा? दूसरा। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? अरिहंत। कौन सी? अरिहंत। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? अरिहंत। और दूसरी कौन सी? अरिघात। दूसरी कौन? अरिघात। दूसरी कौन? अरिघात। बना लेंगे। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है कि एमओआई भारतीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 और 23 है 22-23 का, लेकिन दिया गया 25 में। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा प्रदान किया गया? शिक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय? उत्तर क्या होगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार को प्रदान किसने किया? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक वर्ष घोषित किया, जिसका नाम क्या था? रक्षा सुधार का
रक्षा सुधारों के वर्ष की घोषणा किसके द्वारा करी गई? रक्षा मंत्रालय। रक्षा सुधारों का वर्ष किसको कहा गया? सन 2025 को कहा गया। कोई दिक्कत इतने में नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं नव भारत साक्षरता। क्या बोलते हैं? नव भारत साक्षरता मिशन। नव भारत साक्षरता मिशन। इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, कार्यक्रम का नाम उल्लास। कार्यक्रम का नाम उल्लास। इसी के तहत एक कार्यक्रम जिसका नाम क्या रखा गया? उल्लास। और उल्लास का आयोजन सन 2025 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया? उल्लास का आयोजन कहाँ पर? लद्दाख। 100% साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्यों में पहला कौन सा? मिजोरम। पहला राज्य मिजोरम। दूसरा कौन सा? गोवा। तीसरा कौन सा? त्रिपुरा। चौथा कौन सा? लद्दाख। पांचवा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड 2025 किसको दिया गया? जैसा। फोर्ब्स इंडिया के तहत लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? जैसा। किसको दिया गया? जैसा। पढ़ा हुआ बारह है ना? हाँ, यहीं से है क्वेश्चन। देख लीजिए, अब सब पढ़ा हुआ है, उम्मीद है उत्तर करेंगे आप लोग। किसको अवार्ड दिया गया? जैसा। किसको दिया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको प्रदान किया गया? महाराष्ट्र भूषण की बात करते हैं, किसको? राम सुतार। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया गया? राम सुतार का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। कहां से है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब का दिया गया? सन 2025 का। 2025 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको प्रदान किया गया? राम सुतार। किसको दिया गया? राम सुतार को दिया गया। राम सुतार ने किस मूर्ति का वास्तुकार किया? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। देखो याद कैसे रखना है, सुनिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता की प्रतिमा 182 मीटर, साधु वेददीप, नर्मदा नदी और गुजरात। सब आ गया? सब आ गया, एक ही बात। ठीक है, ऐसे याद करिए एकदम। देखिए, हर बात को बोलना जरूरी नहीं है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 182 मीटर, राम सुतार और दीप पूछेगा, साधु वेददीप, नर्मदा नदी और राज्य पूछेगा गुजरात। क्लियर हो गया? अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का कोई सवाल आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, आगे दलाई लामा दिया है। दलाई लामा। दलाई लामा को भी एक अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड कौन सा अवार्ड दिया गया? दलाई लामा को कौन सा अवार्ड? गोल्डन कोई करके अवार्ड था, देख लीजिएगा। कौन सा अवार्ड? गोल्डन मरकरी अवार्ड। ध्यान रखिएगा, गोल्ड मरकरी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? गोल्ड मरकरी अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? दलाई लामा को। किसको दिया गया? दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के अंदर बौद्धों के धर्मगुरु हैं, ध्यान दीजिएगा। मसाकी काशीवारा को कौन सा अवार्ड? कौन सा पुरस्कार? एबल अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? मासाकी काशीवारा। एबल अवार्ड किसको प्रदान किया गया? मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। तो ये जापान का एक तो संगठन है ना, जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडियाको। क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? निहोन हिंडियाको। क्या नाम है? निहोन हिंडियाको। एक समूह है जापान का जिसका नाम है निहोन हिंडियाको। समाज सेवा करता है। 2024 के अंदर इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का किसको प्रदान किया गया? किसको दिया गया? निहोन हिंडियाको एक प्रकार का क्या है? समूह है। और कहाँ का होगा? जापान। लेकिन 2025 का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? मारिया कोरिया। किसको दिया गया? किसको दिया गया? मारिया। और कहाँ की है? वेनेजुएला। कहाँ की है? बना लेंगे। चलिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? 86वां नदी आयोग की बैठक कहाँ? कोलकाता। कहाँ पर? 86वां नदी आयोग की बैठक कहाँ? सोलर ट्री। कहाँ पर? सोलर ट्री कहाँ? सोलर ट्री कहाँ पर? पूर्वोदय त्योहार कहाँ पर? पूर्वोदय त्योहार कहाँ पर? और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर? अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर? अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोलकाता, और वाटर मेट्रो पूछा तो कोचीन। वाटर मेट्रो कहाँ? कोचीन। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ? कोलकाता। वेब सम्मेलन कहाँ? मुंबई। वेब सम्मेलन कहाँ? मुंबई। वेब सम्मेलन कहाँ? जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन। भारत टेक्स कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत पर्व कहाँ पे? नई दिल्ली। भारत टेक्स कहाँ? नई दिल्ली। भारत पर्व कहाँ? नई दिल्ली। और वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कहाँ पे? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। रायसीना बैठक भी नई दिल्ली। बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी नई दिल्ली। 24वां सतत विकास सम्मेलन बेंगलुरु कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। पूछा क्या है आपसे? गलत पूछा। लगाइए उत्तर। गलती किए हैं कि सही? सही है सबका? सही है ना? आप लोग बताओ जी, सही है? पता नहीं, बना लिए होगे। चलो चलो आगे। पता नहीं, विश्वास नहीं होता है कभी कभी। आगे दिया है कि शहरी G20, अच्छा G20 की शहरी और व्यापार निवेशक कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सुनिए भैया, G20 लगा के कुछ भी पूछे, ठीक है, व्यापार पूछे, मंत्री स्तरीय पूछे, कृषि सम्मेलन पूछे, दुनिया भर का कुछ भी पूछे, हमारा जवाब केवल एक ही होगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? हाँ, ध्यान रखिए, G20 की यही खास बात है कि जहां होता है वहीं के लिए समर्पित रहता है। G20 2023 में कोई भी सम्मेलन पूछेगा, मंत्री स्तरीय, रक्षाध्यक्ष की बैठक, समानता की बैठक, शांति सुरक्षा, कुछ भी पूछेगा, उत्तर क्या है? भारत। G20 सन 2023 कहाँ? G20 सन 2023, हाँ ध्यान रखिएगा, G20 की बैठक सन 2023 वाली कहाँ? कहाँ पर? भारत। भारत ने मेजबानी किसको सौंपा? ब्राजील। किसको सौंप दिया? किसको सौंपा? ब्राजील। भारत ने G20 की मेजबानी किसको सौंपा था? ब्राजील। और ब्राजील ने मेजबानी किसको सौंप दिया? किसको सौंप दिया? दक्षिण अफ्रीका। किसको सौंपा? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, G20 की बैठक सन 2025 वाली कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। बना लेंगे। चलिए,
उत्तर लगा लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के अंदर भी कोई बैठक हुई है, कौन सी? ब्रिक्स की। कौन सी? ब्रिक्स की बैठक। ब्रिक्स का ध्यान रखिएगा, कौन सा 17? ब्रिक्स की कौन सी बैठक? 17वीं बैठक, ध्यान दीजिएगा। और ब्रिक्स की 17वीं बैठक के तहत ब्रिक्स में एक नया देश जिसको आधिकारिक रूप से जोड़ा गया, कौन? किसको जोड़ा गया? इंडोनेशिया को ब्रिक्स में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया, किस बैठक में? 17वीं। और 17वीं बैठक का आयोजन कहां पे? ब्राजील। कहां पर? ब्राजील। 17वीं बैठक का आयोजन कहां? कनाडा के अंदर भी। किसका आयोजन? G7। किसका आयोजन? G7 सन 2025 का आयोजन कहां? कनाडा। G7 सन 2024 का आयोजन कहां पर? इटली। G7 सन 2024 का आयोजन कहां पर? इटली। कहां पर? इटली। बना लेंगे भैया इतना। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि महिला समृद्धि योजना 2025 का संबंध किससे है तथा इसकी शुरुआत कब हुई? महिला समृद्धि योजना दिल्ली में। कहां पर? महिलाओं को पैसा देने के लिए। कितना पैसा? 2500 रुपया, हाँ, देने के लिए शुरू किया गया था। चुनाव जीतने का ये सब फंडा होता है, समझे ना? ठीक है। कहां पर शुरू करा गया? दिल्ली के अंदर। 8 मार्च सन 2025। दिन भी सब चुन के डिसाइड करता है कि महिला दिवस का दिन ही चुनो। ठीक है, बना लीजिएगा। बाकी पटना है नहीं, पटना उत्तर नहीं है। रांची की बात करेगा। रांची 23 मार्च सन 2018 से रांची में एक योजना शुरू करा गया था। नाम क्या है? जन आरोग्य। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जन आरोग्य योजना। क्या नाम है? जन आरोग्य योजना। इसी का नाम बदल के क्या रखा गया? आयुष्मान भारत। क्या नाम रखा गया? आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना पैसा? कितना पैसा प्रति व्यक्ति की प्रति परिवार क्या दिया जाएगा? प्रति परिवार 5 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री युवा 3 कार्यक्रम से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। इस योजना के तहत माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए 6 महीने के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेखकों के लिए योजना आई है, लेखकों के लिए योजना है प्रतिमाह 30,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000। कितना रुपया? प्रतिमाह कितना? 1000? 10,000 रुपया प्रतिमाह। कितना? 1000? 10,000 रुपया। और 30 साल से 50,000। 50,000 ये हम ही मिस कर रहे हैं, 30,000 लिखे हैं। 6 माह के लिए हर महीना 50,000 दिया जाएगा, ज्यादा लग रहा है यार। अच्छा ठीक है, 6 महीने के लिए 50,000 ना। नोट्स है किसी के पास? सकता है लिखने में गलती हुई हो। हाँ दिया है। हाँ 6 महीने के लिए प्रतिमाह 50,000। वो ये तो बहुत ज्यादा है जी। चलिए हाँ 6 महीने के लिए प्रतिमाह कितना? 50। आवाज ना करिए। 6 महीने के लिए प्रतिमाह कितना? 50,000। प्रतिमाह कितना देने की बात की गई? 50,000। और इसमें उम्र सीमा को कितना बताया गया? 30 साल से कम बताया गया। ध्यान दीजिएगा। यानी स्टेटमेंट पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। केवल 2 सही। लाइए क्या लिख के दिए हैं? दुरन रेखा। ओ ये सब तुम यार अभी का विषय ये नहीं है क्या? दिया है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। और कौन? पहला स्थान किसका है? दूसरा किसका है? पहला किसका? दूसरा किसका? ध्यान रखिएगा। विकास दर क्या है? विकास दर। विकास दर के अनुसार बात करेंगे सबसे अधिक वृद्धि कौन कर रहा है और सेकंड वृद्धि कौन कर रहा है? दूसरे नंबर पे ग्रोथ रेट में टॉप पे कौन है? कर्नाटक। सेकंड टॉप कौन? बिहार। सेकंड टॉप कौन? बिहार। तो मध्य प्रदेश उड़ीसा की बात करेंगे तो ये सहयोगी राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? सहयोगी राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? और सहयोग कहाँ कर रहे हैं? सूरजकुंड में। कहां पर? सूरजकुंड मेला के अंतर्गत सहयोगी राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और कौन? उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बाकी केरल और कर्नाटक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सबसे टॉप पर अगर प्रश्न करेगा विकास दर में कौन है? कर्नाटक। और ध्यान रखिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एसडीजी में, सभी में टॉप पे कौन है? केरल है। कौन है? केरल। प्रश्न करेगा हेल्थ में, एजुकेशन में, सेक्स रेशियो में, सभी में टॉप पे कौन है? केरल। आगे प्रश्न दिया है आपका निसार उपग्रह का संबंध किससे है? नासा और किससे? इसरो। यानी एक का क्या होगा? 2। एक का होगा 2। ओ सब में है। चलिए लुपेक्स मिशन पूछेगा तो जाक्सा और कौन? इसरो। लुपेक्स मिशन जाक्सा और इसरो। यानी बी का क्या होगा? 4। बी का 4 का मतलब उत्तर क्या है? 1 है। सी का क्या होगा? 3। अच्छा सी का, एक सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक तो है। सी का क्या होगा? 3। मिशन लाइफ का क्या होगा? सीओपी 26। बना लीजिएगा। उत्तर क्या है? ए है। लगाइए उत्तर बनाइएगा। और सीओपी 26 जहां लिखा है ना इंपॉर्टेंट लिखिए उस पे। अभी लिखिए इंपॉर्टेंट, इस पर लिखिए मिशन लाइफ पे लिखिएगा इंपॉर्टेंट और इसको याद करना है जब तक याद ना हो जाए। आगे प्रश्न दिया है कि निम्न में वर्ष 2025 के संदर्भ में सही कथन की पहचान करिए। सही ढूंढना है। क्यों सही ढूंढना है? एशिया की अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बना है। बात क्या है? सही है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग, वृद्धजन होगा। वृद्धजन आयोग का गठन कहां हुआ? केरल में। सही ढूंढना था ना। अच्छा
भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के साथ समझौता किया है। ये तो गलत है, ध्यान रखिए, ये गलत है। सुनिए, सुनिएगा, अरे मत बोलो, अब सुनो। एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन बना है? लखनऊ। यानी हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग का गठन कहाँ? केरल। बी ऑप्शन क्या है? सही है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहल शुरू किया है और किसके साथ मिलकर किया है? तो ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसने महासभा के साथ मिलकर इसको शुरू करा है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सी है। दुनिया में सर्वाधिक अरबपतियों में शीर्ष पे कौन है? अमेरिका, यानी डी ऑप्शन भी क्या है? सही है। देना चाहिए था क्या? गलत की पहचान बना लीजिएगा इसको, गलत की पहचान। चलिए आगे बढ़े यहां से। हाँ, लिख देते हैं, कहां लिख दें? इधर ही लिख दें क्या? गलत की पहचान करिए। आगे प्रश्न दिया है कि आईफा 2026 ने विश्व में 3 देशों पर प्रतिबंध लगाया, निम्नलिखित में से 3 देश में से कौन सा नहीं है? रूस, पाकिस्तान, अमेरिका या कांगो? कौन सा नहीं है? फीफा का नाम सुने हैं? फीफा किसका आयोजन कराता है? फुटबॉल। किसका आयोजन कराएगा? फीफा की समिट। फीफा का फुटबॉल वाला खेल ये सन 2022 में ना, सन 2022 में कहां पर? कहां पर? दोहा, कतर। कहां पर हुआ? दोहा, कतर। और 26 वाला आयोजन कहां पे होगा? कहां पर? मैक्सिको। कहां पर? मैक्सिको। और कहां पर? कनाडा। मैक्सिको और कहां पर? कनाडा। और कहां पर? अमेरिका। मैक्सिको, कनाडा और कहां पर? अमेरिका। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। और बात करेगा अगर कि कौन नहीं बाहर हुआ है, तो अमेरिका भी अमेरिका में हो ही रहा है, बाहर कैसे है? ठीक है, सी उत्तर राइट है, सी बनाइएगा इसको, डी लिख दिया है। बाकी रूस, पाकिस्तान, कांगो यहां से क्या है? बाहर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वर्ष 2025 के संदर्भ में सही? सही ढूंढना है, कौन सा मिलान वर्ष 2025 के संदर्भ में सही है? चक्रवात अल्फ्रेड कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। सही है क्या? चक्रवात अल्फ्रेड कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। बात क्या है? सही है। यानी ए क्या है? सही है। जहां जहां एक है उत्तर क्या होगा? सही होगा। तो एक है ना, एक यहां भी है, एक यहां है, तो कभी उत्तर हो सकता है? 3 ऑप्शन हमने छाट दिया। सज्जनगढ़ बेरड़ कहां पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं बल्कि कहां है? राजस्थान। सज्जनगढ़ बेरड़ कहां पे है? राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान। स्टेटमेंट ये वाला क्या है? गलत है। फिट इंडिया आइकॉन किसको चुना गया? आयुष्मान खुराना। किसको चुना गया? आयुष्मान। फिट इंडिया आइकॉन के तौर पे किसको चुना गया? आयुष्मान खुराना। अच्छा, मान लो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमने दूसरा वाला क्या किया? गलत। दूसरा वाला क्या है? गलत। अब ढूंढिए, ढूंढिए दूसरा क्या है? गलत। यानी जहां दूसरा होगा उत्तर होगा? नहीं होगा। जहां दूसरा होगा उत्तर होगा, बिना पढ़े उत्तर क्या है? लगाइए, हो गया। फिट इंडिया आइकॉन किसको कहा गया? आयुष्मान खुराना। सही है। शिष्टाचार दस्ता ये नई दिल्ली की पुलिस। और हरित अपशिष्ट कहां पर? इंदौर में। कहां पर? इंदौर। इंदौर पुलिस गलत लिख दिया है, इंदौर में। कहां पर? इंदौर में। आगे, नामरूप फोर उर्वरक संयंत्र कहां? मणिपुर। मणिपुर नहीं बल्कि कहां पर? मणिपुर नहीं बल्कि कहां पर? आसाम में। यानी 4 स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बिहार का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? ओहो, कौन सा? 13वां। 100 कौन सा मनाया गया? 13वां। अब इस सेंस में तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा होगा? 113वां। कौन सा मनाया गया? 113वां। लगा लीजिएगा, अरे ऐसे इसको बना लीजिएगा। यानी ये भी क्या है? गलत है। सही पूछ रखा है, सही। अगर हम सही की बात करेंगे, सही तो 1 सही है और 3 सही है। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। और कौन? 5 सही है। बस ना, 1 3 4 5 नहीं दिया है कहीं? ओ हाँ, ये है, 7 दे दी। चलिए आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देशों का समूह कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ध्यान रखिए, फिनलैंड चौथे नंबर पे है, पहला। डेनमार्क किस पर है? दूसरा। और आइसलैंड किस पर है? कौन सा नंबर है? तीसरा। और भैया ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान, भारत का स्थान 100, पहले था 126, अब कितना है? 100। अच्छा, एसडीजी में भारत का स्थान 99। एसडीजी में भारत, एसडीजी में भारत और खुशहाली में भारत। खुशहाली में 100, पीस इंडेक्स में 115, पीस इंडेक्स में 100, भूख सूचकांक में 105, भूख सूचकांक में 100, पर्यावरण में 176, पर्यावरण में 176, प्रेस सूचकांक में 151, प्रेस में 100, प्रेस में 151, प्रेस में 100। और पूछेगा आपसे प्रेस में 151 और क्या था? 77 किसमें है? पासपोर्ट में स्थान कितना? 77। पासपोर्ट में स्थान कितना? 77। भारत में वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहां पर? जामनगर। कहां पर? वंतारा कहां पर? किस कंपनी द्वारा बनाया गया? रिलायंस। कंपनी कौन सी? वंतारा रेस्क्यू सेंटर कहां पे? जामनगर। नामरूप कहां पे? आसाम। नामरूप कहां है? आसाम। और नामरूप आसाम में क्या लगाया गया? यूरिया संयंत्र। क्या लगाया गया? यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर? नामरूप आसाम के अंदर। नामरूप कहां? आसाम। और ग्लास ब्रिज की बात करेगा कहां पर? तमिलनाडु। ग्लास ब्रिज कहां पर लगाया गया? ग्लास ब्रिज कहां पर? तमिलनाडु। आगे प्रश्न दिया है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहां? मॉरिशस।
कहाँ किया गया? मॉरिशस। कलाग्राम, ध्यान रखिएगा, कलाग्राम, कलाग्राम, कलाग्राम महोत्सव कहाँ? कलाग्राम महोत्सव सन 2025 वाला कहाँ पर? प्रयागराज में। और महाकुंभ पूछेगा आपसे, महाकुंभ, महाकुंभ पूछेगा, महाकुंभ सन 2025 कहाँ पर? प्रयागराज। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर? प्रयागराज। कहाँ पर? ये अल्फ्रेड पार्क वही पार्क है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने खुद को क्या करा था? गोली मारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी नई दिल्ली तो पता ही है। चलिए, हाँ, टेंट सिटी कहाँ पर? प्रयागराज। आगे सौर वेदनम उत्सव कहाँ पर? बिहार। सौर वेदनम उत्सव कहाँ? और तभी फिल्मोत्सव कहाँ? जब 4 फुट कहाँ पर? हेरात त्योहार कहाँ? अच्छा, हाँ, तो क्या है उत्तर? क्या होना चाहिए? 2 1 3 4 नहीं है, 2 1 3 और 4 लगाइए। 2 1 3 4, अरे वही बात है भाई। अरे फिर रिपीट कर रहा है सब उसको। तभी फिल्मोत्सव कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर? हाँ, दिया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेंस मिशन, जिसको आप नाम क्या देते हैं? लुपेक्स। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? लुपेक्स। लुपेक्स के संदर्भ में कथन छाटना है। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी पहल है, जिसको भविष्य में क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। बात क्या है? सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। भैया, जाक्सा लैंडर का विकास नहीं करेगा, बल्कि किसका विकास करेगा? रोवर। क्या बनाएगा? यानी जापान क्या बनाएगा? रोवर। और भारत क्या बनाएगा? लैंडर। भारत क्या बनाएगा? लैंडर। भारत ने कहा कि हमारा जो लैंडर था, जिसमें पैर लगे थे, एक बार का टूट चुका है, तो हमें अनुभव ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए लैंडर बनाएगा भारत, और रोवर कौन बनाएगा? रोवर कौन बनाएगा? जापान। जो लैंडर उतरता है उसमें पैर लगा होता है, वो लैंडर है। और उस लैंडर के अंदर से 4 पहिए वाली एक गाड़ी छोटी सी निकलती है, वो क्या कहलाती है? रोवर। उसी में लगा होता है कैमरा और सोलर प्लेट। सोलर से चार्ज होता है और लगातार कैमरा क्या करता है? तस्वीर लेता है। और देखिए, कुछ नहीं है, बस कैमरा जाता है और सोलर जाता है और तस्वीर क्या करता है? इकट्ठा करता है। इसी के लिए सरकार इतना खर्चा करती है। ठीक है, हाँ। ऐसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ही लेके चले जाते सीधे, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। चलिए आगे, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन वैश्विक पटल पे काठमांडू में, और भारत के स्तर पे कहा? मथुरा में। कहां पर? मथुरा। वैश्विक पटल पे इसका आयोजन कहां करा गया? काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू में। इसका आयोजन कहां पर? काठमांडू में किया गया। काठमांडू में इसका आयोजन किया, स्टेटमेंट एक गलत है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया। बात क्या है? सही है, केवल 2। आगे बढ़े, नेपाल की बात कर ली जाए कि नहीं? कर लिया जाए। जेडजेन वाला जो था, ये कहां पे? ध्यान रखिएगा, जेडजेन जो था, जेडजेन, जेडजोन था, ये सोशल मीडिया के बैन होने पर विद्रोह कर रहा है। कहां पर विद्रोह किया? कहां पर? नेपाल में किया, नेपाल में। और भैया ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा, बिमस्टेक का कृषि सम्मेलन कहां पर? बिमस्टेक का कृषि सम्मेलन कहां? नेपाल में। बिमस्टेक का कृषि सम्मेलन कहां पर? नेपाल के अंदर। आगे दिया है कि ए और आर कथन है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया। ठीक लग रहा है? ठीक यही है। और ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2024 में पहला चरण था, अभी कितने चरण भेजे जा चुके हैं? 2, पहला और दूसरा। इन दोनों चरण की मिसाइल को भारत क्या किया है? भेज चुका है। आगे, मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। भैया 490 किलोमीटर नहीं है, बल्कि कितना है? 350 से कितना? 450 किलोमीटर। 350 से कितना है? 450। पहले ये 150 से 250 हुआ करता था, लेकिन इसकी सीमा को बढ़ा के 350 से कितना कर दिया? 450। स्टेटमेंट आर क्या है? गलत। ए सही है, परंतु आर गलत है। कहीं दिया है ए सही है, किंतु आर गलत है। बनाइए। हाँ, ब्रह्मोस की बात करते हैं, हटा सकते हैं ना ये? हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बनी है? भारत और रूस। भारत और कौन शामिल है? भारत और रूस। भारत से एक नदी है, नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा। भारत से एक नदी, नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा। रूस की एक नदी कौन सी? मास्कोवा। रूस की नदी कौन सी? इन दोनों नामों को मर्ज करके नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस। क्या नाम रखा गया? और सुपरसोनिक है कि क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कैसी मिसाइल है? मिसाइल 2 प्रकार की, एक तो क्रूज और दूसरी बैलिस्टिक। क्रूज और कौन सी? बैलिस्टिक। तो ये कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? मिसाइल कैसी है? क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ध्यान रखिएगा। और इसका निर्यात जो है समझौता किसके साथ? फिलीपींस। और सेकंड समझौता किसके साथ करा गया? इंडोनेशिया। किसके साथ? लेकिन भारत अमेरिका के संबंध नहीं अच्छे होने की वजह से इंडोनेशिया की खेप क्या कर दिया? भारत ने रोक दिया। आगे, रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। हवा से हवा में मार करेगी, क्यों? हवा से कहां? हवा से कहां मार करती है? सतह में। हवा से सतह में मार करेगी। इसका परीक्षण 12 मई 2024 में राजस्थान में किया गया। राजस्थान में अभी पढ़ रहे थे, कहां पर? अभी पढ़ रहे थे ना? कहां पर किया गया? उड़ीसा। स्टेटमेंट क्या है? गलत। सही पूछा है ना, तो एक नहीं। आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया, यदि कोई, अच्छा खत्म हो गया करंट। करंट को लेकर कॉन्फिडेंस है ना? कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत होगी तो लिखित देंगे आप लोग मुझे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि यदि कोई वस्तु
स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी और बाह्य बल लगाया जाएगा तभी वस्तु रुकेगी। ऐसा कौन सा नियम कहता है न्यूटन की गति का पहला नियम? न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है और दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है और तीसरे नियम से बल में क्या प्राप्त होता है? परिवर्तन प्राप्त होता है। बना लेंगे ना? चलिए, न्यूटन ने गति का कितने नियम दिया था? 3। न्यूटन ने गति का कितना नियम? 3। गति के नियम का प्रतिपादन किसने करा था? गैलीलियो। न्यूटन की गति के पहले नियम का प्रतिपादन कौन किया? गैलीलियो। इसलिए नियम को कहा गया गैलीलियो का नियम। या फिर जड़त्व की बात की गई, इसलिए नियम कौन सा? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। कोई वस्तु तब तक अपने विरामावस्था में है जब तक कि कोई उस पर बाहरी फोर्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तीसरा। कौन सा नियम है? तीसरा। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा? तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन और जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होते हैं? बताइए कौन है? गति का कौन सा नियम? न्यूटन की गति का नियम और गति का कौन सा नियम? तो तीसरा। गति का कौन सा नियम? तीसरा। रॉकेट प्रणाली न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरा। एक सैनिक बंदूक को अपने कंधे पर लेकर चलाता है, गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगता है, न्यूटन का कौन सा? बना लेंगे। चलिए, विद्युत प्रेरक का सिद्धांत कौन दिया था? फैराडे। कौन दिया? फैराडे। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलन बल के क्या होता है? समानुपाती। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल को रोकता है तो अपने संतुलन को बनाने के लिए अपने हाथ को कहां लेता है? पीछे, ताकि उसको चोट क्या हो? कम लगे। ठीक है। और इस तरह की स्थिति कहां उत्पन्न होती है? न्यूटन के दूसरे। न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेटर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेटर। न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा। बल की परिभाषा हमें कहां मिलती है? दूसरा में पहला। कहां पे? पहला। और बल का विस्थापन किसमें? तीसरा। और बल का सूत्र किसमें? बल का सूत्र किसमें? गाड़ियों में शॉक्स ऑब्जर्वर यानी सॉकर का प्रयोग करते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा। न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा। ध्यान दीजिए, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा को प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण या गति का दूसरा या पहला या तीसरा? कौन सा नियम? दूसरा। मात्रात्मक परिभाषा को प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। यहां से सूत्र भी मिलता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेटर। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, विश्रांति पर तो सिद्ध होगा ही भाई। न्यूटन का नियम विश्रांति पर सिद्ध होगा। कहा गया कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। धीमे चलने पर भी होगा, होगा कि नहीं? उच्च वेग के साथ चलने पर भी होगा। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ध्यान रखिएगा, बाकी सब पे होगा। आगे प्रश्न दिया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया? न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा। तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। बल या तो बराबर होगा या फिर उसके क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा। रॉकेट प्रणाली किस पर काम करती है? संवेग संरक्षण न्यूटन का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लपकते समय छत्रक गेंद के साथ अपने हाथ को कहां खींचता है? अभी बता रहे थे, नियम कौन सा? नियम कौन सा दिया है? तीसरा का अनुप्रयोग नहीं है। उत्तर क्या है? फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ी टकराकर चोटिल हो जाते हैं। जब चोटिल हो जाए तो न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा। चोटिल हो जाए तो नियम तीसरा, और चोटिल ना हो तो न्यूटन का दूसरा। कौन सा नियम? दूसरा। क्लियर है ना? चोट को जहां पर कम किया जाए नियम क्या है? दूसरा। और जहां पर चोट लग जाए नियम क्या है? ठीक है, देखते हैं। रबर को खींचे यहां तक और अचानक से क्या किए? छोड़ दिए, जाके चोट करेगा। तो हर क्रिया के बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर या उसके विपरीत दिशा में क्या है? प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो फुटबॉल का खिलाड़ी किक मारते समय अपनी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर क्या होता है? चोटिल हो जाता है। नाविक से आगे की ओर कूदने पर स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। तीसरा। और गोली पर लगने वाला व्यक्ति त्वरित बल और बंदूक का क्या होता है? प्रतिक्षेपण होता है। ठीक है, यानी गोली लगेगी तो व्यक्ति आगे जाएगा और बंदूक कहां जाएगी? पीछे। ध्यान रखिएगा, न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। उत्तर लगा लीजिएगा ए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रकृति में कोई भी बल कभी भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता। ठीक लग रहा है क्या? चलिए, हो सकता है, होना चाहिए। अच्छा, जब गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पत्थर भी पृथ्वी पर एक बल लगाता है। बात क्या है? तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंधित अंतर निहित है, या तीसरे नियम में कोई कार्य कारण अंतर संबंधित नहीं है। तो यह कार्य भी और इसका कारण भी है। ध्यान रखिएगा, कोई कार्य कारण संभव नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते, यही गलत है, बाकी सब सही। चलिए आगे। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को कहां खींचता है? पीछे, ताकि अपने चोट को क्या कर पाए? कम कर पाए। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करने के लिए? कम करने। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने की बात कहां किया गया? न्यूटन के। और संवेग संरक्षण का नियम कौन सा हो जाएगा? तीसरा। संवेग संरक्षण तीसरा, संवेग परिवर्तन की दर दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा। और फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल पर भैया ज्यादा बल लगाएंगे तो चोट लगेगा। क्या लगेगा? चोट। आपका हाथ पीछे की तरफ आएगा, फुटबॉल भी कहां जाएगा? आगे। न्यूटन का कौन सा नियम काम कर जाएगा? तीसरा। ध्यान रखिएगा। और आगे प्रश्न दिया है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। कौन सा बल है?
सबसे सशक्त बल कौन सा और सबसे आसान बल कौन सा है? सबसे सरल बल कौन सा है? सबसे सरल बल कौन सा? गुरुत्वीय है। सबसे सरल बल कौन सा है? देखिए ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन इस पेन को उठाने के लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा द्रव्यमान के साथ जी का मान जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ के। अब जब भी हम पेन उठा रहे हैं तो कुछ पेन का द्रव्यमान होगा, कुछ जी का प्रभाव होगा, ये दोनों जुड़ेगा और हम पेन को धीरे धीरे क्या करेंगे? उठाएंगे। तो भाई द्रव्यमान ही ज्यादा हावी होता है, जी हावी होता है ज्यादा नहीं। जी कैसा बल है? एक प्रकार का सरल बल है। कैसा बल है? ध्यान दीजिएगा, जी एक प्रकार का सरल बल है। हम कौन से जी की बात कर रहे हैं? छोटे जी की बात। छोटे जी का मान देने वाले कौन थे? छोटे जी का मान कौन दिया था? छोटे जी का मान कौन दिया? न्यूटन। छोटे जी का मान कितना बताया? 9.8 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा। और प्रश्न करेगा आपसे कि कहाँ है? हाँ ध्यान दीजिएगा और आगे सुनिएगा। अगर प्रश्न करेगा बड़े जी का मान देने वाले कौन है? कैवेंडिश है। कौन है? छोटे जी का मान हमेशा बदलेगा, लेकिन बड़े जी का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? आगे जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करिए। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा जड़त्व उतना ही क्या है? ज्यादा। भाई वस्तु का जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्या होगा? द्रव्यमान। अपेक्षाकृत मैंने ये कागज लिया, मैंने ये क्या लिया? कागज। अब इस कागज का जो भी मास होगा, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के अंदर भरे हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उसका द्रव्यमान। क्या है उसका? यानी इस वस्तु का जो अंदर जो भी इसके कंपोनेंट होगा वही इसका द्रव्यमान है। अब हम इसको उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए वस्तु आसानी से क्या हो रही है? उठ रही है। क्या इस पे घर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है? नहीं। इसको हम ठेल रहे हैं, आसानी से क्या हो रहा है? देखिए घसक रहा है। लेकिन इस वस्तु को हटा के हमने क्या ले लिया? मार्कर लिया। हमने क्या लिया? मार्कर। अब मार्कर को हम उठाएंगे तो मेहनत क्या लगेगी? ज्यादा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है कागज से, इसलिए इसका घर्षण क्या है? ज्यादा। जब भी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। उत्तर क्या है? उत्तर क्या होगा? क्लियर है? आगे आगे प्रश्न दिया है, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा घर्षण बल उतना ही क्या लगेगा? ज्यादा। किसी वस्तु में उस पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? वस्तु का द्रव्यमान बोलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान ज्यादा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व क्या है? ज्यादा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। अब उत्तर करिए। एक कहीं गेंद है, पत्थर है, स्कूटर है, बस है, 10 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और सबको कंपेयर करवा लीजिए तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेल को ठेल कर दिखाइए, ठीक है, उसका घर्षण इतना ज्यादा है द्रव्यमान की वजह से कि आप उसको धक्का मार ही, मतलब संभव है मारना धक्का, लेकिन नहीं मार सकते। ध्यान दीजिएगा, इसलिए रेलगाड़ी और कौन? आगे प्रश्न दिया है, एक आयनान तल पर वस्तु की गति का अवलोकन करके डैश डैश ने निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से क्या होती हैं? गतिमान होती हैं। ये जानकारी देने वाले कौन थे? गैलीलियो। भैया गैलीलियो नहीं तो प्रतिपादन किया था जड़त्व के नियम का। कहा कि वस्तु अपने विराम अवस्था या फिर गतिमान अवस्था में जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स। चलिए बना लीजिएगा। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम देने वाले कौन है? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया। कौन सा? प्लवन का सिद्धांत देने वाले कौन है? नाव तैरती है। और माइकल फैराडे की बात करते हैं तो विद्युत के बारे में किसके बारे में बताया था? विद्युत के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? माइकल फैराडे। विद्युत के बारे में पूछेगा तो माइकल फैराडे। विद्युत जनरेटर की खोज करने वाले कौन थे? माइकल फैराडे। आगे प्रश्न दिया है, विकल्प का चयन करिए। ए और आर है। एक चिकनी सतह की तुलना में वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। क्यों? अगर सतह प्लेन हो तो वस्तु क्या होगी? जैसे ये मेरा हाथ क्या है? प्लेन है, तो ये मार्कर क्या है? तेजी से ऐसे फिसल जा रहा है। लेकिन अगर इस सरफेस को हमने खुरदरी बना दिया तो क्या ये फिसलेगा तेजी से? नहीं। खुरदरी सतह का मतलब मेरा हाथ प्लेन था, लेकिन ये पेज क्या है? खुरदुरा है। पेज क्या है? अब इस पे मार्कर सरकाएंगे तो क्या सरकेगा? नहीं। बल क्या लगेगा? ज्यादा। बल क्या लगेगा? ज्यादा। जब घर्षण ज्यादा लगता है तो बल भी क्या लगेगा? ज्यादा। घर्षण ज्यादा लगेगा तो बल भी क्या लगेगा? ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घर्षण बल भी क्या होगा? ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घर्षण बल क्या होगा? ज्यादा। और सतह चिकनी हो तो घर्षण बल क्या लगता है? कम। और सतह खुरदुरी हो तो घर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा। बात सही है ना? हाँ। टाइल्स पर सरकाने की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, सूखे फर्श पे सरकाना क्या है? कठिन है। क्या है? कठिन है। ध्यान दीजिएगा। तो चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। बात क्या है? सही है। जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल क्या है? बढ़ जाता है। घर्षण बल क्या होगा? सतह जितनी ज्यादा खुरदुरी होगी घर्षण बल उतना ही क्या होगा? ज्यादा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? घर्षण। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या है? घर्षण। देखिए एक वस्तु हमारा हाथ है, एक वस्तु पेन है, अब इनके बीच में जो ये बल लग रहा है यही क्या है? घर्षण है। क्या है? घर्षण है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल घर्षण है। अगर सतह खुरदुरी हो तो घर्षण बल कैसा लगेगा? ज्यादा। और घर्षण बल ज्यादा लगता है इसलिए वस्तु कम फिसलती है। कथन और कारण दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या है। कहाँ है? सत्य है लेकिन, अच्छा हाँ डी। आगे प्रश्न दिया है, अरे यार मतलब ये एक पे होता था, ये दो पे रहता था, सी वाला सी पे रहता था, तो अब कंफ्यूजन होगा ही ना। अब एग्जामिनर भी सब बदल दिए हैं, समझ रहे हैं ना। पहले ये दोनों बड़ा वाला ऑप्शन ऊपर था,
दोनों छोटा ऑप्शन नीचे था, लेकिन अभी सब बदल दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। देख रहे हैं कैसे लगाया है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। आगे हम थोड़ी लगाए हैं यार, मतलब सब काम हम ही करेंगे। आगे दिया है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का कथन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है, समान पिंड पर लगती है, प्रत्येक पिंड पर हमेशा समान परिणाम का त्वरण उत्पन्न करती है, दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं, या दो भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। बात क्या है, सही है भाई। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम तभी लागू होगा जब एक तरफ से क्रिया होगी तभी दूसरी तरफ से क्या आएगी, प्रतिक्रिया आएगी, ऐसे अकेले थोड़ी हो पाएगा। आगे, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, क्या होगा, 0। मैंने मारकर ऐसे फेंका तो कहीं तो जाके रुका होगा, और जहां पे जाके रुका होगा उसके बाद वहां से क्या हुआ होगा, लौटा होगा। तो जहां पे रुका होगा जाके अधिकतम पर, तो वहां पे इसका त्वरण क्या रहा होगा, 0, और इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। उत्तर क्या है, 0 है। बनाए थे, इतना दिमाग गया था, गया ही होगा। आगे प्रश्न दिया है, दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक समयावधि के लिए समान बल काम करता है, तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से क्या समान होगा। गतिज ऊर्जा समान होगा, वेग समान होगा, संवेग समान होगा कि त्वरण, क्या समान होता है, संवेग। तो उन दोनों पे संवेग क्या होगा, समान। न्यूटन का कौन सा नियम दिखा रहा है, दूसरा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे, वही वस्तु, व्यक्ति अपने जड़त्व को बना के बैठा था, बाहरी फोर्स लगा और व्यक्ति कहां गया, आगे। न्यूटन का कौन सा नियम, पहला। न्यूटन का कौन सा, न्यूटन का पहला। और किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो जाए जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। न्यूटन का कौन सा नियम। आगे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है, किसको माना गया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कौन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन। ध्यान रखिएगा, परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए इसमें एक केंद्रक होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, प्रोटॉन और क्या, प्रोटॉन और क्या, और इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, ध्यान रखिएगा कहां घूमेगा, बाहर। इसलिए चार्ज कैसा है इस पर, नेगेटिव। चार्ज कैसा है, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, न्यूट्रॉन पे। बना लेंगे। आगे प्रश्न दिया है, किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित किसको दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचे मोर। ध्यान रखिएगा, ईटा पर नाचे मोर। और इसमें ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई से क्या होगा, त से क्या है, टी से, प से क्या है, प्रोटॉन, प से क्या है, और र से क्या है, रदरफोर्ड। क्या होगा भैया, कहीं के रदरफोर्ड ना देके क्या है, गोल्ड स्टीन। क्या देता है, रदरफोर्ड ना देके क्या देगा, गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक, और म से मैडम क्यूरी, म से मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी ने क्या ढूंढा, रेडियम। क्या ढूंढा, रेडियम की खोज किसने करा, मैडम क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने करा, हेनरी बैकरल। कौन ढूंढा, रेडियो सक्रियता की बात करेगा, रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटा या रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले कौन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करा, हेनरी बैकरल। कौन ढूंढा, रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले कौन है, हेनरी बैकरल। बना लेंगे भैया, रुकना क्या है यार, ये सब तो पढ़ा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है। उत्तर नहीं लगा है, क्या होना चाहिए, ही होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। आगे प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के भीतर नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर है द्रव्यमान संख्या की परमाणु क्रमांक किसके बराबर है, और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगी। प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक, और ध्यान दीजिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या को हम कहते हैं परमाणु भार। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परमाणु भार। जब भार समान हो तो संभारिक, जब संख्या समान हो तो समस्थानिक। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक का स्पष्टीकरण प्रदान करता है, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, या रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, या निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। क्या होगा, क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का। आगे प्रश्न दिया है, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो क्या अर्थ है, तो इसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या है, ज्यादा। इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा, या प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा। बताइए बताइए क्या होना चाहिए। इस ऑप्शन को हम सेट किए, अलग था, आसान था, समझ रहे हो ना, इसको जानबूझकर क्या बनाया गया है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, तो पॉजिटिव होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा। उत्तर क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसमें जानते हो ना, इसीलिए दिया गया है कि जो अगर एक दो ऑप्शन पढ़ा वो सही उत्तर लगाएगा, लेकिन जो चारों पढ़ लिया वो गलत करेगा। जो चारों ऑप्शन पढ़ लिया उत्तर क्या लगाएगा, गलत लगाएगा वो। ठीक है, चलिए। संख्या संघटक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है,
तो यह परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है, अभी था पीछे है परमाणु संख्या प्रोटॉन की क्या है संख्या, और परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का क्या है योग है। बात दोनों क्या है सही है, दोनों बात अपने आप में सही है। और न्यूक्लियस में कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर कौन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसा है नेगेटिव, जो व्यक्ति घर से बाहर होता है उसके अंदर चार्ज कैसा है नेगेटिव है, ठीक है। अरे आप लोग घर के अंदर हैं, ज्ञान बिंदु क्या है घर ही ना है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नाम तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाले कौन थे डाल्टन। हाइड्रोजन का परमाणु क्या है 10 की पावर 10 माइनस 10 मीटर, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या होना चाहिए, बी में है 3 1 और 2, हाँ ठीक है 3 1 और 2, हाँ ठीक है। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या बात है क्लास, हाँ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, क्यों भैया दो तत्वों के परमाणु समान है, भैया दो तत्वों के परमाणु समान 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 नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वे 10 के घाते 10 माइक्रोन के प्रसरण में होते हैं, बात सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में क्या होते हैं समान, अवस्था समान होती है लेकिन तत्व समान। आगे प्रश्न दिया है कि वह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश डैश की खोज से गलत सिद्ध कर दिया गया था, किसकी खोज से, समस्थानिक या संभारिक, किसकी खोज से समस्थानिक। जब ढूंढा गया तो ये बात कही गई थी कि तत्व के परमाणु क्या होते हैं समान, लेकिन जैसे ही समस्थानिक ढूंढा गया कहा कि ना ना बात सही है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है और समस्थानिक में क्रमांक समान होता है और भार क्या है भिन्न भिन्न, और भार में संभारिक में भार समान है और क्रमांक क्या है, बना लेंगे ना। चलिए आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है उन्हें क्या कहा गया, संख्या अलग अलग परंतु द्रव्यमान समान है, क्या कहा गया संभारिक। ध्यान रखिएगा एक तो है आपका संभारिक, क्या है संभारिक, संभारिक को आइसो बार कहा गया कि आइसोटोप कहा गया, क्या कहा गया आइसो बार, इसको क्या कहा गया आइसो बार, इसको कहा गया आइसो बार। आइसो बार को अगर भार पढ़ लो तो कोई दिक्कत, एकदम आसान हो जाएगा। आइसो बार को अगर आइसो भार पढ़ेंगे तो आपको पता है कि भार क्या होगा समान, तो संभारिक में भार क्या होता है समान, परमाणु भार क्या है समान है, भार जब समान है तो भैया क्रमांक क्या होता है, भार समान है तो क्रमांक क्या होगा भिन्न होगा। और ध्यान रखिएगा समस्थानिक क्या है, समस्थानिक क्या है समस्थानिक, समस्थानिक को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप, क्या बोलेंगे आइसोटोप कहते हैं। और आइसोटोप में क्रमांक क्या होता है समान, क्रमांक क्या है, क्रमांक क्या है समान, परंतु इसका भार क्या है भिन्न है, भार क्या है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उन 3 तत्वों को नामित करिए जिससे बाहर सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यही 3 है, ये है केवल, इसीलिए इसको क्या करना होगा आपको याद करना होगा, इसको याद करना होगा क्योंकि यही 3 है ही केवल। कौन सा होगा लिथियम सोडियम और लिथियम सोडियम, और यही 3 है ही, और इसको डायरेक्ट याद करिएगा, डायरेक्ट याद करिए, कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। नियान एक प्रकार की कैसी गैस है नोबल है, कैसी है नियान एक प्रकार की कैसी गैस है नोबल, और हीलियम क्या है नोबल है। और सबसे हल्की गैस कौन सी हीलियम, सबसे हल्की गैस। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के अंदर प्रमुख तत्व कौन सा मैग्नीशियम, तत्व कौन सा, और वायुमंडल में नोबल गैस कौन सी आर्गन, कौन सी है। पौधों की वृद्धि में सहायक कौन पोटेशियम, कौन सहायक है पोटेशियम। और ध्यान रखिए पटाखा जलाते समय बेरियम क्या है, हाँ। तो यह परमाणु ऊर्जा केंद्रों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है, बॉक्साइड, क्वार्टज या फील्ड स्पायर या पिच ब्लेड। अरे पिच ब्लेड किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, अयस्क किसका है, किसका अयस्क है यूरेनियम, तो सीधे तौर पे कौन प्रयुक्त होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि किसी नाभिक रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, नियंत्रित क्या नियंत्रित, और विखंडन की संलयन। भाई परमाणु हमेशा क्या होता है विखंडित, सही है ना, बना लीजिएगा परमाणु विखंडन। ध्यान रखिएगा प्रश्न करेगा परमाणु को भड़काने में किस छड़ का प्रयोग करते हैं, कैडमियम, कौन सी छड़, कैडमियम ना हो तो बोरान, कौन सी, एक परमाणु को भड़काने में कैडमियम और बोरान की छड़, और परमाणु को मंद करने में यानी बुझाने में किसका प्रयोग ड्यूटेरियम, किसका प्रयोग करेंगे D2 और ग्रेफाइट, D2 और अच्छा परमाणु भड़काने में बोरान और कैडमियम, बोरान और परमाणु भड़काने में बोरान और परमाणु बुझाने में ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और सब बना लेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित तत्व है, कौन, हमने बताया था कि रेडियो एक्टिव तत्वों में अल्फा बीटा और क्या है गामा। अल्फा पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव, अल्फा पे चार्ज कैसा, क्योंकि जब हम ए लिखते हैं और तो हम कैसा बनाते हैं प्लस, तो अल्फा पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, जब हम लिखते हैं बीटा तो ब में क्या लगाते हैं माइनस, यानी कि क्या है, और गामा क्या है तो आवेशहीन है। और अगर हम इनके आवृत्ति के आधार पर यानी इनके अगर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक कौन सा है गामा, क्या है गामा, गामा के बाद कौन सा
बीटा के बाद, चलिए इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? कोबाल्ट, आयोडीन, यूरेनियम या तांबा? किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट। और घेंगा के उपचार में कौन? आयोडीन। किसका प्रयोग करते हैं? और परमाणु भड़काने में यूरेनियम। परमाणु भड़काने में यूरेनियम। परमाणु भड़काने में यूरेनियम। और मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर, जब बोन कैंसर होता है, बोन कैंसर, तो कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग करते हैं? स्ट्रोंशियम 89। बोन कैंसर में यानी हड्डी में होने वाले कैंसर में किस प्रकार का समस्थानिक होता है? स्ट्रोंशियम 89। स्ट्रोंशियम 89। स्ट्रोंशियम 89। और अगर हम फास्फोरस 32 की बात करते हैं, इसका संबंध किससे है? तो ब्लड से। किससे है? फास्फोरस 32 का संबंध ब्लड से। और कार्बन 14, ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? जीवाश्म है ना, जीवाश्मों की आयु के लिए। और आयोडीन का संबंध किससे है? ग्वाइटर। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। पाई मेसान की खोज, अच्छा खोज दिया है सबका। सबसे पहले क्या ढूंढा गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन ढूंढा गया? नहीं, सबसे पहले ढूंढा गया क्या? इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया था ना। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले का मतलब उत्तर क्या होगा? कहां से शुरू होगा? 3 से, यानी ए और डी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। बाकी आइए ढूंढते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बाद क्या ढूंढा गया? इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन के बाद उसके बाद आगे प्रश्न दिया है, ढूंढने वाले का नाम तो बता ही दिया है। आगे मिश्रण के बारे में बताइए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थ के द्रव में विभक्त किया जा सकता है, सही है क्या? भौतिक प्रक्रिया से गुजर के अन्य प्रकार के द्रव में इसको विभक्त कर सकते हैं मिश्रण को। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। किया जा सकता है, जल में पृथक हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। उत्तर क्या है? एक और। आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में, हमेशा यार ये घूमते रहते हैं, क्या है? अस्थिर हैं, क्या है? पदार्थ के कण कभी स्थिर अवस्था में, ठोस के कण स्थिर तो होते हैं लेकिन उसमें छेड़छाड़ करने पर क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। द्रव के कण थोड़ा सा घूमते हैं और गैस के कण क्या होते हैं? बिखर जाते हैं पूरी तरह से। और सर्वाधिक विचलन ये किन कणों में होता है? गैस के कणों में। और सबसे कम विचलन कहां पर? ठोस में। कहां पर? ठोस में। ध्यान रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की किस अवस्था के कण सर्वाधिक विचलित होते हैं? तो गैस। और सबसे कम विचलन कहां पर? ठोस। विचलन के आधार पर दिखाना है तो सबसे पहले गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस होगा। आगे प्रश्न, अच्छा किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? ठोस, द्रव या गैस? किसको? गैस को। यानी पदार्थ का कौन सा कण जो सबसे अधिक कंप्रेस होगा? तो गैस। कौन होगा? गैस होगा। गैस ऐसी अवस्था है जो सबसे अधिक कंप्रेस हो सकती है, बाकी और कोई नहीं। दिया है कि ए और आर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, सही है क्या? ऊंचाई बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, कम घटेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा? घटेगा। जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडल का दबाव क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दबाव घटता है। तो जब वायुमंडल का दबाव घटता है तो शरीर का दाब क्या है? बढ़ता है। तो नाक से क्या आता है? ब्लड आता है, ऐसा है ना। उत्तर क्या है? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत। जब ऐसी बात आए तो बड़ा वाला उत्तर देखना है हमें, नहीं। ध्यान दीजिएगा, कहां है? ए सही है परंतु आर। आगे कॉलम ए और कॉलम 2 है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या ढूंढा? क्या ढूंढा? अरे रदरफोर्ड बताए थे ना, ना हो तो उत्तर क्या होगा? न्यूट्रॉन को कौन ढूंढा? चैडविक। और ईटा इलेक्ट्रॉन को कौन ढूंढा? थॉमसन। और परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन? डाल्टन। उत्तर क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। उत्तर क्या है? ए है। आगे प्रश्न दिया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लग रहा है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बात सही है क्या? सबका द्रव्यमान अलग है, सबका गुण अपना अलग अलग होता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, बात सही है क्या? सापेक्ष की क्या दिया है यार? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है क्या? नहीं होती है। होमवर्क नोट करिएगा। क्या करिएगा भैया? अच्छा हिंदी में, ओ ठीक। करंट अफेयर में क्या है? करंट अफेयर में क्या है? 22 ना, 22 23 और 22 23 और 24 पेज है ना, 22 23 और 24 पेज। बाकी डे टू डे करंट अफेयर मिल ही रहा है। और आगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर, 2 चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर हुआ है। तीसरा चैप्टर क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में? गवर्नर जनरल है, तीसरा गवर्नर जनरल है, कंफर्म है? क्या है पूरा नाम? अच्छा बंगाल का, अच्छा बंगाल के गवर्नर जनरल था भारत के, क्या भारत के? अच्छा लिखिएगा, बंगाल के चैप्टर है बढ़ाना अपने आप में, गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, भारत के वायसराय।
इसी चैप्टर से सवाल होगा और ढंग का सवाल होगा। कल सर की क्लास है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कल सर की क्लास है, आप लोग में इस बात का ध्यान दीजिएगा। होमवर्क नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर भैया पढ़िए, पढ़िए ना। आगे दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है। भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। या किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या एक समान हो सकती है। या फिर दिया है कि किसी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या एक समान हो सकती है। उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर क्या होना चाहिए? ए होगा, सी होगा। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न